है दोस्तों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्या किए थे कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पे हम प्रकाश डाले थे और गुप्त साम्राज्य से संबंधित कई सारे वीडियो जो है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको गुप्त साम्राज्य के प्रशासन, यहाँ जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी, गुप्त साम्राज्य का जो सामाजिक व्यवस्था था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो शिक्षा साहित्य की क्या व्यवस्था थी, इन सारे तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुप्त प्रशासन की। लेकिन गुप्त प्रशासन को जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये जो गुप्त प्रशासन होते थे या गुप्त साम्राज्य जो होते थे, तो गुप्त साम्राज्य में राज्यों का विभाजन किस प्रकार से था। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में राज्य का विभाजन जो था सबसे पहले क्या था कि प्रांत में था। प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था। उसके बाद भुक्ति का विभाजन जो होता था वो आपको भोग में होता था और भोग को कमिश्नरी कहा जाता था। फिर ये कमिश्नरी जो होते थे वो आपको क्या होते थे, विषय में विभक्त था। विषय को जिला भी कहा जाता था और जिला को वीथी में बांटा गया था, यानी कि तहसील में, और फिर तहसील को मंडल में बांटा गया था। मंडल कहने का मतलब हुआ ग्राम समूह, ठीक है। तो ये जो भुक्ति होते थे, तो भुक्ति के प्रमुख को उपरी कहा जाता था, विषय के प्रमुख को आपको विषयपति कहा जाता था और ग्राम के समूह के जो प्रमुख होते थे उसे ग्रामी कहा जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त प्रशासन की। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य जो था मौर्य साम्राज्य के बाद क्या था कि एक बड़ा साम्राज्य था, यानी कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आपको बड़ा साम्राज्य था। तो ऐसे में क्या था कि जब तक यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होती, यहाँ का शासन प्रशासन अगर बढ़िया नहीं होता, तो क्या होता है कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती। तो इसलिए क्या हुआ था कि गुप्त साम्राज्य जो थे वो कई भागों में बटे होते थे और यहाँ के शासन प्रशासन जो होते थे वो कई सारे अधिकारियों के द्वारा चलाए जाते थे। तो गुप्त प्रशासन में जो सबसे प्रमुख होते थे वो आपको राजा होते थे। राजा को सम्राट कहा जाता था, ठीक है। तो राजा को दैविक अधिकार प्राप्त था, यानी कि राजा स्वयं को क्या कहते थे कि हम देवता के द्वारा अवतरित है और हम यहाँ क्या है कि देवता के अवतार के रूप में शासन करने आए हैं, ऐसा राजा का कहना था। इसके अलावा राजा जो होते थे वो न्याय के सर्वोच्च अधिकारी होते थे, अपने सेना का सर्वोच्च सेनापति होते थे। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि गुप्त काल में न्याय के जो सर्वोच्च सेनापति न्याय के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो कौन होते थे, तो आपको राजा होते थे। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते थे, तो वो आपको राजा होते थे। इसके बाद क्या था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण था, अर्थात मौर्य साम्राज्य की तरह क्या था कि यह केंद्रीकृत शासन नहीं था, यानी कि गुप्त साम्राज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण था, यानी कि शासन को कई स्तरों पर क्या किया गया था, बांटा गया था। तो आपको इस चीज को भी क्या करना है, क्लियर करना है। यानी कि जब आपको मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में अगर अंतर करने को कहे तो वहां पर आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं अमात्य और मंत्री की। तो गुप्त साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था। तो राजा अपने शासन प्रशासन में सहयोग के लिए क्या किया था कि अपने कई प्रकार के मंत्रियों को विस्तारित रूप दिया था और इन मंत्रियों के अधीन क्या होते थे, विभिन्न प्रकार के विभाग होते थे, ठीक है। और संधि विग्राहक जो होते थे मंत्रि परिषद के प्रमुख होते थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो गुप्त प्रशासन है, इस गुप्त प्रशासन में मंत्रि परिषद के जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे, तो वो संधि विग्राहक होते थे और विभिन्न मंत्रालय जो होते थे वो विभिन्न मंत्रियों के क्या होते थे, अधीन होते थे। आइए, अब हम बात करते हैं गुप्त काल के व्यापार वाणिज्य की, ठीक है। क्योंकि बिना व्यापार वाणिज्य के हम किसी भी साम्राज्य की क्या कर सकते हैं कि उत्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गुप्त काल में क्या था कि व्यापार जो था वो आपको प्रगति पर था, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। गुप्त काल में जो ज्यादातर व्यापार हुआ था वो आपको क्या होते थे कि बंदरगाहों के माध्यम से होते थे। किसके माध्यम से होते थे, बंदरगाह, यानी कि समुद्री मार्ग के द्वारा होता था। इसीलिए गुप्त काल में क्या था कि मालवाहक जहाज का विशेष स्थान था। गुप्त काल के दो बंदरगाह जो है वो आपको प्रमुख है, एक जो है आपको ताम्रलिप्त और एक जो है भरूच। ये दोनों बंदरगाह जो है वो आपको गुप्त काल का क्या है कि प्रमुख बंदरगाह है। तो ये जो ताम्रलिप्त बंदरगाह है ये आपको बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ये जो भरूच है यह आपको अरब सागर से लगा हुआ गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ है, तो ये आपको बंगाल में भरूच जो है कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में, ठीक है। तो ताम्रलिप्त बंदरगाह जो था बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ और भरूच जो था वो आपको अरब सागर से सटा हुआ दो प्रमुख बंदरगाह था गुप्त काल का। और ये जो क्वेश्चन है आप
देख रहे हैं ये ताम्रलिप्त और भरूच, ये आपको क्या हुआ था कि 65वीं बीपीएससी का जो आपको प्री एग्जाम हुआ था उसका यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि गुप्त काल में व्यापार के जो दो प्रमुख बंदरगाह थे वो कौन थे, तो आपको ताम्रलिप्त और भरूच थे। तो ताम्रलिप्त कहाँ हो गए, तो आपको बंगाल में, और भरूच कहाँ हो गए, तो गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस चीज को भी क्या करना है, याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं गुप्त काल के सामाजिक जीवन की। तो गुप्त काल में हमारा जो समाज था वो आपको 4 वर्गों में क्या था, विभक्त था। तो समाज में सबसे पहले जो स्थान था वो आपको ब्राह्मण का था, फिर आपको क्षत्रिय था, फिर वैश्य था और शूद्र था। यानी कि समाज में जो सबसे उच्च स्तर जो था वो ब्राह्मण का था और सबसे निम्न स्तर जो था वो आपको शूद्र का था। यानी कि सबसे अच्छी स्थिति में ब्राह्मण होते थे, उसके बाद सबसे निम्न स्थिति में जो होते थे वो आपको शूद्र होते थे। इसके अलावा समाज में छुआछूत जैसी व्यवस्था जो थी वो भी प्रचलित थी। यानी कि जो चंडाल हुआ करते थे उन्हें क्या होता था कि लड़की की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग समझ सके कि चंडाल आ रही है और हम इस चंडाल के जो अभिशाप है उससे बच सके। फिर गुप्त काल में क्या था कि अंतर जातीय और अंतरवर्णीय विवाह भी जो था वो भी प्रचलित था। यानी अंतर जातीय कहने का मतलब हुआ कि अपने कास्ट से अलग दूसरे कास्ट में भी लोग विवाह कर सकते थे। अंतरवर्णीय विवाह यानी कि अपने वर्णों में भी विवाह कर सकते थे। ऐसी प्रचलन थी कहाँ, गुप्त काल में। इसके बाद क्या था कि समाज में बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित था। बहु विवाह कहने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति क्या हो सकते कि कई विवाह कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या था कि यह केवल पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था। यानी कि स्त्री जो थी दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप जानते होइएगा पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि 510 ईस्वी में क्या है कि आपको भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है वो मिला है। उसमें क्या है कि किसी के सती होने का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो इससे पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा जो थी वो अपने चरम सीमा पर थी। तो ऐसे में महिलाएं जो थी वो दोबारा तो विवाह कर नहीं सकती थी, तो केवल क्या था, पुरुष ही क्या कर सकते थे कि आपको कई विवाह कर सकते थे। यानी कि गुप्त काल में बहु विवाह प्रथा जो थी प्रचलित थी। यानी कि बहुपत्नी प्रथा भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक पुरुष क्या होते थे, कई पत्नियों को रखते थे, यानी कि कई विवाह कर सकते थे। अब हम बात करते हैं शिक्षा और साहित्य की। तो गुप्त काल में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र था वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय और बल्लभी विश्वविद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय यह आपको आधुनिक बिहार में हो गया, और बल्लभी जो उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे यह आपको गुजरात में थे। ठीक है, तो गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन हो गए, तो एक आपको नालंदा विश्वविद्यालय और एक जो हो गए बल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय इसके जो संस्थापक थे वो आपको कुमारगुप्त प्रथम थे, और इस विश्वविद्यालय का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह आपको क्या था कि 200 गांवों से जो मिलने वाले दान थे उसी दान से क्या होते थे कि यह विद्यालय चलता था। और इस विद्यालय में क्या होते थे कि देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। गुप्त काल के एक अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ अध्यापकों को आचार्य व उपाध्याय कहा जाता था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त काल में अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो आचार्य और उपाध्याय कहा जाता था। गुप्त काल का जो राजकीय भाषा था संस्कृत था, और इस काल में संस्कृत साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था, क्योंकि आप जानते होइएगा कि कालिदास संस्कृत के महान जो नाटककार थे वो आपको क्या थे कि गुप्त काल के ही क्या थे, लेखक थे, कवि थे। ठीक है, तो गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या था, संस्कृत था, और संस्कृत साहित्य का विकास जो था गुप्त काल में काफी अधिक हुआ। अब आइए अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो गुप्त काल के जो महान गणितज्ञ थे वो थे आपको आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट जो थे वो आपको दशमलव पद्धति से क्या थे, वाकिफ थे। यानी कि दशमलव पद्धति के जन्मदाता भी कहा जाता है आर्यभट्ट को। तो इनके जो एक ग्रंथ है आर्यभट्टियम, यानी कि आर्यभट्ट के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है आर्यभट्टियम, उस आर्यभट्टियम में इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है क्या है, गोल है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसने बताया था पृथ्वी गोल है, तो हम क्या कहेंगे, आर्यभट्ट। क्या कहेंगे, आर्यभट्ट। इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के क्या कारण है, इन सारे तथ्यों पर भी प्रकाश डाले थे आपको आर्यभट्ट नहीं डाले थे। इसके अलावा आर्यभट्ट को क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, ज्यामिति ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है कि क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट जो थे आपको गर्व होनी चाहिए कि हमारे बिहार से थे। ठीक है, बिहार के पटना के रहने वाले थे। ठीक है,
तो इन्होंने क्या लिखा, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। और ये जो आर्यभट्ट थे किस काल के थे, तो गुप्त काल के थे। इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं वराहमिहिर की। तो वराहमिहिर जो थे आपको खगोल शास्त्री थे, गुप्त काल के। किस काल के, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। और इनकी जो एक पुस्तक है वह है बृहद संहिता। तो इस बृहद संहिता को किसने लिखा था, वराहमिहिर ने। और इसमें उन्होंने बताया था कि चंद्रमा जो है वो क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और आप जानते भी होगा कि चंद्रमा क्या है, कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। ऐसा सबसे पहले कौन बताया था, वराहमिहिर ने बताया था क्या। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वराहमिहिर किस काल के खगोल शास्त्री थे, गुप्त काल। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, बृहद संहिता। सबसे पहले किसने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वराहमिहिर। अब है कि देखिए गुप्त काल का जो आपको विज्ञान है वो विज्ञान इसलिए भी आज तक प्रसिद्ध है क्योंकि एक गुप्त काल में जो लौह स्तंभ है, दिल्ली के मेहरौली स्थित एक लौह स्तंभ है, वह लौह स्तंभ क्या है कि धातु कला का ऐसा भी जो नमूना है उसमें आज तक क्या है कि जंग नहीं लगी है, ठीक है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। और इस लौह स्तंभ का निर्माण जो कराया था वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, यानी विक्रमादित्य ने कराया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो क्या था कि गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन था, प्रशासन के अलावे इसके वाणिज्य, व्यापार, सामाजिक जीवन, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी, इसके बारे में जानेंगे। अगला जो मेरा वीडियो आ गया उसमें हम लोग क्या करेंगे कि गुप्त काल में बनने वाले स्तूप, चित्रकला, सिक्के, इन सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीजें आसानी से समझ में आती है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कमेंट करके अपनी जो समस्या उस समस्या को हमारे सामने रखें। हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।